देखिए, मैंने सुबह से मॉनिटरिंग की है इसकी। जेडी वैंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार की भी देखी है मैंने। बाकी भी मैंने बयानात जो ईरान से उनके स्पोक्स पर्सन इस्माइल बकाई के भी मैंने बयान देखे हैं। कहीं भी ये नहीं कहा गया है, ये इंदिया भी नहीं दिया गया है कि मुज़ाकरात ख़त्म और बिल्कुल ख़त्म और डेड एंड, कहीं भी जिक्र नहीं किया है इसका। तो इसका मतलब और होता यूं है इन तमाम मामलात में, क्योंकि मैं अपने करियर में बहुत सारे मामलात में से मैं उनसे मुंसलिक रहा हूं। मुझे मालूम है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना पेचीदा जो मामला होता है वो वैसे भी एक दिन में तो हल हो नहीं सकता। लेकिन जो राहें हमवार हुई हैं आज, 15 पॉइंट थे, उसमें से जेडी वैंस ने सिर्फ एक ही नुक्ते पर, जौहरी अफजूदगी पर, और ये भी खदशात की बना पर कि किसी तरीके भी इससे भी उनके ईरान के पास कोई ऐसी टूल्स नहीं होंगे, यानी ऐसा कोई उनके पास औजार यानी कि सेंट्रीफ्यूज और बाकी मामलात ऐसे नहीं होंगे जो कि अफजूदगी को वहां तक पहुंचा सकें जहां तक के वेपन बनता है। तो यही बात थी और यही वसवसा था। इसी बात पर एक रात कबल, यानी गुज़श्ता शब नहीं, उससे एक शब पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि एक हमारी जो है सबसे ज्यादा रेड लाइन है और वो है अफजूदगी की ईरान के हवाले से, और मैंने जेडी वैंस को सारे पावर दे के भेजा है। तो इस पर ईरान से अंदर कमरे में क्या गुफ्तगू हुई, जाहिर है यही पॉइंट जेडी वैंस ने क्योंकि डिस्कस किया, मेंशन किया है। बाकी पॉइंट्स में मुझे काफी में न सिर्फ एग्रीमेंट बल्कि एक दो पॉइंट और हैं जिसमें मुलायमियत नजर आती है। सबसे अहम बात इसमें यह है कि वो फरीक, वो ममालिक जो कि 47 साल से आमने सामने होना नहीं चाहते थे, और खास तौर पे 28 फरवरी के बाद ईरानियों के आंखों में खून था कि उनका रहबर शहीद कर दिया गया, उनकी कोई 1000 से ज्यादा इमारतें तबाह कर दी गई, 3000 से ज्यादा अफराद जहाँ बहक कर दिए गए, और जो तो उनकी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। इन तमाम चीजों के बावजूद जो है वो जाहिर है उनके दिल में जो खनक और उनके दिल में जो प्रॉब्लम थी और जो उनकी आंखों में खून था, उसके बावजूद पाकिस्तान जैसे मुल्क ने इसमें बीच में पड़ के बैठाया दोनों को। और उसमें खुश आइन बात जो मुझे नजर आ रही है कि जेडी वैंस एक नुक्ते को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जाहिर किया। तो इससे तो मुराद मैं ये लेता हूं, बल्कि बड़े सेफली आई कैन से that this would continue, and the shuttle diplomacy of Pakistan and Pakistani diplomats would continue, and our military diplomacy would also continue in it। और उसकी वजह से जो आगे ब्रेक थ्रू होनी है नहीं, इस एट द सेम टाइम जाहिर है जब ये दोनों डेलीगेशन अपने अपने मुल्क में जाएंगे, अपने अपने मजीद अकाबरीन से मशवरा करेंगे, ईरानियंस अपने रहबर से फेस टू फेस मशवरा करेंगे, और जो जेडी वैंस है वो डोनाल्ड ट्रंप से, हालांकि इस 21 घंटों की तवील मुज़ाकरात में जेडी वैंस कहते हैं कि उन्होंने 8 से 12 मरतबा बात की है डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन एक जो रूबरू बात होती है उसकी बात ही और होती है, और एक वैसे जो बात होती है जरा उसमें वो वजन नहीं होता। तो जब ये बात करेंगे उसके बाद मजीद बातें सामने आएंगी, और उसके बाद अगले मरहले का कि किस तरह शटल डिप्लोमेसी के तहत होगी, या दोबारा ईरान और अमेरिका की कोई बातचीत आमने सामने हो सकती है। और अगेन उसकी फैसिलिटेटर कौन होगा? मालूम तो यही होता है कि जिस कंफर्ट लेवल के साथ दोनों के दोनों फरीक, दोनों ममालिक के फरीक जिस कंफर्ट लेवल के साथ उन्होंने ये वक्त गुजारा है पाकिस्तान में और आमने सामने बैठकर, कि कोई एक दूसरे के खिलाफ ऐसे नुक्ताचीनी या ऐसी कलमात अदा नहीं किए हैं जो पहले करते रहे हैं वो। आपको इल्म है ना? मुझे लगता है कि हो सकता है कि दोबारा से मीडिएटर पाकिस्तानी हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि अच्छी चीज़ ये है कि दोनों जानिब से ये नहीं कहा गया कि मुज़ाकरात ख़त्म, अब दोबारा हम सीज़ फायर भी ख़त्म कर रहे हैं इसी के साथ, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने
खासा सख्त बयान ऑलरेडी दिया हुआ था कि अगर किसी सूरत मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो जहाज़ अभी हवाओं में ही होंगे और हम अटैक कर देंगे और ऐसा अटैक करेंगे कि वो याद रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सिचुएशन तो अभी तक नहीं बनी है। तो आपको क्या लगता है दोनों फरीकैन बैकडोर डिप्लोमेसी का भी सहारा लेंगे और हो सकता है जिस तरह आपने कहा कि इन मुज़ाकरात का कोई फेज़ 2 भी हो जाए? कितना ज़रूरी है? बिकॉज 10 दिन बाकी हैं, सीज़ फायर का जो वक्त है वो ख़त्म होने में, 22 तारीख को ये ख़त्म होगा। तो इस दौरान भी जो पाकिस्तान ने तो कहा है कि वो मीडिएशन की कोशिश जारी रखेगा, इस दौरान मुमकिन है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ जाए? ये ऐन मुमकिन है, और उसमें दरअसल एक स्पॉइलर का किरदार जो है वही हमेशा कलीदी रहा है। और ये मैं बयान करता रहा हूँ कि जब 2015 में भी ये जौहरी मुआहदा जिसको हम कहते हैं, यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPO, जब ये पाया तकमील को पहुंचा था तो इसमें कोई तकरीबन 2 बरस लगे थे। 5 ममालिक इसमें पड़े थे, जो 5 ममालिक जो कि वीटो पावर के ममालिक हैं और जौहरी ममालिक हैं, और +1 जो जर्मनी है, ये बीच में पड़ के उन्होंने वो मुआहदे पर साइन करवाया था। ईरान ने बिल्कुल ये इंदिया दिया था कि हम कभी भी जौहरी हथियार नहीं, एनरिचमेंट नहीं करेंगे और हम सिर्फ इसको सिविलियन पर्पस के लिए करेंगे। और उसके बाद जब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने उसको खत्म कर दिया एग्रीमेंट को, और खत्म इसलिए किया कि उसमें नेतन्याहू यानी इजराइल भी उसमें पेश था। वो प्रिवेल कर गया डोनाल्ड ट्रंप पर, जिस तरह 28 फरवरी को नेतन्याहू प्रिवेल कर गए इस हमला कराने में, और जो 7 चक्कर उन्होंने व्हाइट हाउस के लगाए थे पिछले 11 महीनों में, तो इजरायली लॉबी को एक्टिवेट करके, और ये बात खुद JD वैंस ने जब नेतन्याहू से आज से चंद रोज पहले बात की थी, तो उस पर ये बात जो लीक होके खुद अमेरिकन मीडिया में आ गई कि JD वैंस ने इस बात का तस्करा किया, बल्कि तलखी के साथ तस्करा किया नेतन्याहू से कि आपने तो 4 दिन का प्लान दिया था, और ये अभी तकरीबन उस वक्त तक 28 दिन हो गए थे कि ये 28 दिन हो गए हैं और अभी तक ये इसका कोई सिरा नजर नहीं आ रहा है। तो वो तो अंदाजा है अमेरिकन अवाम को भी, और अमेरिका में JD वैंस जैसे उनके लीडर्स जो हैं उनको भी अंदाजा है। कुछ लीडर्स ऐसे शिद्दत पसंद हैं जैसे कि पीट हेगसेट हो गए, या जैसे कि इवन मार्को रूबियो हैं, ये थोड़ी सी उनकी न थोड़ी सी नहीं बल्कि कंप्लीट मुकम्मल लीनिंग उनकी इजराइल की तरफ है। लेकिन एक चीज जो नई उभर के आई है अमेरिका में, और वो पहली मर्तबा ये हुआ है जब से इजराइल बना है या जब से ज़ायोनिज्म की बुनियाद रखी गई है, कि इजरायली लॉबी वो बड़ी फाल हमेशा रही है। इस मर्तबा जुलूस जलसे निकले, पहली मर्तबा ग्रास रूट लेवल पर, अवाम के लेवल पर लोगों ने नारे लगाए इजरायली लॉबी के बारे। वो भी थोड़ी सी अंडर प्रेशर है। ये प्रेशर अगर बरकरार रहा अमेरिका में, कांग्रेसमैन काफी सारे हैं, वो तो खैर प्रेशराइज कर ही रहे हैं कि ये क्या है, ये पॉलिसी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है या इजराइल की फॉरेन पॉलिसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। और मैं आपके चैनलों पर कहता रहा हूं कि इजराइल इज अमेरिका और अमेरिका इज इजराइल, और ये उनके काबरीन भी कहते रहे हैं। तो इस चीज के पेश नजर रखते हुए ये जो यहाँ तक हम पहुंचे, और पाकिस्तान की काविशों से कि तकरीबन 14 पॉइंट पर तो में से 1 पॉइंट JD वैंस जो है वो मेंशन करके गए हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसका मतलब बाकी काबिले डिस्कशन है, बाकी काबिले हल तलब है। 1 पॉइंट्स पर जब मीडिएशन अच्छी होगी तो शायद इसमें भी कोई रास्ता निकाला है स्पॉइलर के अपने इन्फ्लुएंस के बावजूद। तो वो उम्मीद रखते हमें पूरी है। डॉक्टर साहब, दोबारा इसका सिलसिला आपने जिक्र किया 2015 में होने वाले मुआहदे का जो ईरान के साथ किया गया था ओबामा दौर में, और फिर उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप की बारी आई तो 2018 में उन्होंने इसको तोड़ दिया, और फिर 2020 से हम देख रहे हैं कासिम सुलेमानी की जो है आपने देखा कि उनकी शहादत होती है। तो इस सूरत हाल में आप देखते हैं कि कुछ अहदाफ वो पहले से इंडिकेटर्स मौजूद थे कि अगर वो आते हैं इक़्तिदार में दोबारा आते हैं तो ऐसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। तो ये चीज़ें तो पहले से नज़र आ रही थी। अब आपको क्या लगता है कि क्या बेस्ट केस सिनारियो है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं? इस जंग ने काफी कुछ सिखलाया है दुनिया को, और अमेरिका में भी काफी डायनामिक्स समझ आ गई है लोगों को कि सिर्फ इजराइल के कहने पर अगर अमेरिका चलेगा
तो न सिर्फ अपनी आवाम को दर्द देगा बल्कि पूरी दुनिया को दर्द दिया उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। तो इस दफा महसूस होता है कि इजरायली लॉबी का इन्फ्लुएंस कुछ थोड़ा 19-20 का फर्क उसमें कमी की तरफ जाना चाहिए, और जब वो होगा तो ये जो एक आध पॉइंट रह गए हैं उस पर मजीद शटल डिप्लोमेसी के तहत, और फिर फाइनली अगर कोई वेन्यू दोबारा अगर सिलेक्ट भी होता है जिसके ये कभी चांसेस हैं, तो दोनों ग्रुप इधर ही इस्लामाबाद में ही महफिल दोबारा सजाएंगे। क्योंकि किसी ग्रुप ने नहीं कहा कि ये बिल्कुल खत्म है, बल्कि ईरान के स्पोक्स पर्सन बकाई साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि डिफरेंसेस तो हैं हमारे, लेकिन डायलॉग विल कंटिन्यू। ये उनके आपको लगता है ईरान को कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए यहाँ? अरे ईरान को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ईरान को वो खदशे, वो वसवसे दूर करने चाहिए, और वो पाकिस्तान जैसे मुल्क और ईरान के अपने दोस्त यूरोप में एक दो हैं, उनके जरिए, और बाकी जो तुर्की है, इजिप्ट है और बाकी चाइना है, चाइना भी अभी जो मुतवक्का दौरा है बल्कि अनाउंस हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप का, उस दौरान भी ईरान, क्योंकि चाइना के साथ बहुत उनकी हम आहंगी है, बहुत सारे मुआहदे हैं, तो जब चाइना भी यकीन दिला देगा और रशिया भी अमेरिका को, हालांकि उनकी अपनी कंपटीशन चल रही होती है, और फ्रांस इसमें बहुत ज्यादा फाल है, फ्रांस के सदर, इसी तरह चंद और ममालिक यूरोप के, जब वो यकीन दिला देंगे और इसका एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाएगा जैसे JCPOA में था, उससे और ज्यादा कठिन फ्रेमवर्क तैयार कर लें। ईरान तो कहता है कि हम कभी जौहरी वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन इस तमाम इक्वेशन में, इन तमाम कैलकुलेशन में अब एक सबसे बड़ा प्लेयर जो बन गया है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान अपनी काविशों मेहनत की वजह से दुनिया की नजर में एक फैसिलिटेटर के साथ साथ नेट स्टेबलाइजर पहले था, अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी बन गया है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब ये मामला आगे बढ़ेगा, अफजूदगी का मामले में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन ईरानियों को क्या है, वो ये है कि ठीक है हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाते, लेकिन जो हमारा कानूनी हक है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, वो तो हमें दिया जाए। 3.7 की जो अफजूदगी है, तो वो उसमें अगर दुनिया के चंद ममालिक गारंटी दे देते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल से वो इंडोर्स हो जाता है, जो कि वैसे डॉक्टर साहब ये गारंटी जो आपने कहा, जो दीगर ममालिक हैं, जो एलाइज हैं, जो चाहते हैं कि पीस हो, जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त भी खड़े रहे ताकि ये पीस टॉक्स जो हैं इनका कामयाब इनकाद हो सके, तो वो कब तक इस तरह का कोई स्टेप लेंगे? कोई मेन गारंटी जो है, कोई गारंटर सामने आएगा और मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, दुनिया इसको बड़ी सेंसिटिव, ये जो एक हफ्ता रह गया है सीज फायर का, देखिए सीज फायर तो नहीं खत्म हुआ। अगर ये मुआहिदा या अगर ये कल की बैठक बिल्कुल ही नाकाम हो जाती, तो जहाज में बैठने से पहले या जहाज में बैठने के बाद जेडी वैंस क्या देते कि सीज फायर खत्म हो गया, या ईरानियन ग्रुप क्या देता कि सीज फायर खत्म हो। तो सीज फायर एक हफ्ता अभी बाकी है, एक हफ्ते में नहीं लगता कि तमाम मामला तय हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर लगता है कि शटल डिप्लोमेसी जारी रहेगी, बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी रहेगी, बर्फ कुछ और पिघलेगी, कुछ लो और दो का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ मजीद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का सिलसिला जारी रहेगा, और ये एक्सटेंड हो जाएगा। मेरा तजिया ये कहता है।